जो हमने चलाई है उसके हमारे आज के चीफ गेस्ट और हमारे चीफ स्पीकर शैलेश कुमार जी, जो कि पहले फुल मैराथन एथलीट रहे हैं और फास्टेस्ट मैराथन रनर रहे हैं व्हील चेयर पे भारत में। शैलेश कुमार जी, मैं आपका अपने मंत्रालय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से, अपने विभाग दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, अपने राष्ट्रीय संस्थान और सीआरसी के अपने सभी अधिकारी, कर्मचारी, बेनिफिशरीज और स्टाफ की तरफ से आपका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपके प्रेजेंस से, आज आपके अभिप्रेरणात्मक जो आप ज्ञान देंगे हमें, उससे हमारे ज्यूरिडिक्शन में जहां तक भी आपकी आवाज इस वेबिनार के माध्यम से पहुंचेगी, जो लोग भी इस डेलिब्रेशन को की रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, सोशल मीडिया पे इस टॉक को फॉलो करेंगे, वो सारे इस आपके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बहुत सारी पोटेंशियल है, हम लोग डे टू डे लाइफ में रोज दिव्यांग जनों से मिलते हैं जिनके अंदर असाधारण प्रतिभाएं हैं, लेकिन एक एम्पैथिक मेंटर ना मिल पाने की वजह से, एक टॉर्च बियरर ना मिल पाने की वजह से, और एक रियल लाइफ अचीवर का, रियल लाइफ अचीवमेंट का एग्जाम्पल ना मिल पाने की वजह से वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार होते हैं। कहीं ना कहीं उनका जो अचीवमेंट वो कर सकते थे वो नहीं कर पाते हैं। आज के इस कार्यक्रम से हम सभी उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में और दूर दराज जहां तक भी ये बात जाएगी, वहां तक शैलेश जी आपकी सक्सेस स्टोरी की बात पहुंचेगी। मैं आज के अपने सभी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स गणेश जी, संतोष जी, अमित जी और विकास जी, आप सबके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। अपने पूरी टेक्निकल टीम सीआरसी लखनऊ के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम बहुत ही कम समय में किया। हमारे जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं इस प्रोग्राम में, आप सबका भी मैं फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रोग्राम एक नया प्रतिमान स्थापित करेगा दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में। मैं इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। निश्चित ही सर, आपके आशीर्वचन हम सभी को ऊर्जा प्रदान करते हैं और प्रेरणा देते हैं कि हम इसी तरीके की श्रृंखलाएं, इसी तरीके के वेबिनार आयोजित करते रहें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के मुख्य वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, चीफ गेस्ट, कुछ भी कह लीजिए, आदरणीय शैलेश कुमार जी का परिचय आप सभी के बीच में रखना चाहता हूं। शैलेश कुमार जी वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मुझे लगता है कि संपूर्ण भारत के लोग शैलेश कुमार जी को जानते होंगे, पहचानते होंगे, क्योंकि उनके अंदर जो स्किल है, उस स्किल के द्वारा उन्होंने पूरे भारत में अपना परचम लहराया है। तो मैं अपनी तरफ से शैलेश कुमार जी का कुछ परिचय आप सभी के बीच में रखना चाहता हूं। शैलेश कुमार जी, जैसे मैंने आप सभी को बताया, भारत के सबसे तेज व्हीलचेयर मैराथन धावक हैं। आप पहले ऐसे व्हीलचेयर धावक हैं जिन्होंने मैराथन पूर्ण की है। आप पूरे भारत में एक मेंटर के रूप में काम कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्हें स्पाइनल कार्ड इंजरी हुई है। ऐसे व्यक्तियों के लिए आप पूरे भारत में मेंटर, उनके गाइड और उनके मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। शैलेश कुमार जी गंगा फाउंडेशन और चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब के साथ में 2016 से कार्य कर रहे हैं। शैलेश कुमार जी बिहार में एक जनपद है गया, उसके पास में छोटा सा गांव है, वहां से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन उस गांव से निकलकर जो उनका सफर शुरू हुआ वो पूरे भारत में अभी तक चल रहा है। और उस सफर में उन्होंने लगभग 5000 से ज्यादा ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें स्पाइनल कार्ड इंजरी हुई थी, उनको भिन्न भिन्न प्रयासों के जरिए उनके जीवन में सशक्तिकरण लाने का प्रयास किया है। शैलेश जी पूरे भारत में ग्रास रूट लेवल पर स्पाइनल कार्ड इंजरी वाले व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु कार्य कर रहे हैं। आपने अब तक
19 हाफ मैराथन पूरी की है। हाफ मैराथन जो कि 21.2 किलोमीटर की होती है, 19 हाफ मैराथन अभी तक आप पूरी कर चुके हैं व्हील चेयर के द्वारा। आप 4 फुल मैराथन पूर्ण कर चुके हैं जो कि 42.2 किलोमीटर की होती है। मैराथन में आपका अपना रिकॉर्ड है जो कि एक भारत में एक सबसे अच्छा रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड को अभी तक किसी ने तोड़ नहीं पाया है। हाफ मैराथन में आपने 1 घंटा 44 हाफ मैराथन पूर्ण करने को 1 घंटा 44 मिनट लगाया है, जबकि फुल मैराथन को आपने 3 घंटा 43 मिनट के रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया है। ऐसी खूबियों के मोहताज हैं आदरणीय शैलेश जी। वर्ष 2018 में आपको बिहार में व्हील चेयर बास्केटबॉल को स्थापित करने का श्रेय जाता है। आप राष्ट्रीय स्तर पर शॉटपुट, जैवलिन और डिस्कस थ्रो में बिहार को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। 2017 में जो जयपुर में गेम हुए थे। आप राष्ट्रीय व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर हैं और दिल्ली और बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं। आप राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी में आपको 2019 में जो पटना में हुई थी उसमें आपको बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया था। स्वच्छ एबिलिटी रन 2018 में आप स्वच्छ एबिलिटी अवार्डी भी रहे हैं। आप पूरे भारत में 30 से भी अधिक स्पाइनल कार्ड इंजरी मीट और कैंप आयोजित कर चुके हैं। बिहार के 6 जनपदों में पटना, गया, जहानाबाद, गोपालगंज, मुजफ्फरनगर और रक्सौल में लगातार आप वार्षिक स्पाइनल कार्ड इंजरी मीट आयोजित करते रहते हैं। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप एक मेंटर भी हैं। पैंडेमिक के दौरान जब संभव नहीं था कि आप अपनी स्किल्स को सीधे तौर पर लोगों को प्रशिक्षित कर पाए, तो आपने 15 अगस्त 2020 को टच फ्रीडम कैंपेन स्टार्ट किया, जिसमें वीडियो कॉल ऐप के माध्यम से आप प्रशिक्षण देते रहते हैं। ऐसे हैं हमारे शैलेश जी, शैलेश कुमार जी। आप निश्चित ही आप एक मेंटर, आप एक मोटिवेटर, आप एक रोल मॉडल हैं और हम सभी सीआरसी लखनऊ के पटल से आपको सादर प्रणाम करते हैं और आप जैसी शख्सियत को सलाम करते हैं कि आप एक रोल मॉडल के रूप में दिव्यांगजनों के लिए लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत प्रणाम सीआरसी लखनऊ के पटल से। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं शैलेश जी की कुछ खूबियां हैं वो कुछ वीडियो के माध्यम से आप सभी के मध्य रखना चाहूंगा। तो मैं एक वीडियो आप लोगों के सामने रखता हूं जिसमें कि शैलेश जी ने व्हील चेयर पे तमाम वो एक्टिविटी की है जो शायद हम और आपको सभी को अचंभित करेंगी कि किस तरीके से वो व्हील चेयर पे एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो मैं आप सभी के सामने वीडियो रखना चाहूंगा। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा प्लीज। थोड़ा सा आप इंतजार करिए, मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष शैलेश जी की खूबियां, शैलेश जी की स्किल आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं।
थोड़ा सा वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं अभी आपके समक्ष इसको रखना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। इंतजार के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से।
आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार शैलेश जी ने अपनी व्हीलचेयर के सहारे किस तरीके से उन्होंने अपने कौशल दिखाए। अगर हम यहाँ पर ये कहें कि अगर व्यक्ति ठान ले तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से शायद आप ये समझ गए होंगे और इस वीडियो को देखकर हम सभी शैलेश जी के जोश, शैलेश जी के जज्बे को और शैलेश जी के दृढ़ संकल्प को सलाम करते हैं और यह कहते हुए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि शैलेश जी प्लीज आप आए और अपने विचार, अपने अनुभव हम सभी के समक्ष साझा करें, जिससे कि हम सभी आपको सुनकर, आपको समझकर, आपको देखकर कुछ सीख पाए, कुछ ज्ञान अर्जन कर पाए। शैलेश जी प्लीज। धन्यवाद CSR लखनऊ का। मेरा आवाज क्लियर जा रहा है ना, सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ओके, तो थैंक यू। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि मेरा परिचय तो बता दिया गया है और हम अपना जर्नी से शुरुआत करेंगे कि हमारा इंजरी कैसे हुआ। तो बात है 2011 की, जब जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था और उसी दिन हम दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने के लिए गए थे नदी के किनारे, जो गया में पड़ता है, फाल्गु नदी। उसी दौरान मेरा दोनों पैर में चोट लगा था और जिसके कारण हम चलने में असमर्थ हो गए थे और हम दोस्तों को सहारा लिए और दोस्त के कंधे पे बैठे और पीछे साइड गिर गए, जिसके कारण से मेरा रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण मेरा शरीर अपंग हो गया। तो ये 2011 की घटना है। इसके बाद जब मेरे चोट लगा तो हम सोचे कि ठीक हो जाएंगे, कहीं न कहीं चोट लगा है तो जैसे आम लोग चोट लगता है सभी को पैर हाथ में, उसी प्रकार से। बट वो एक होप था कि चोट लगा ठीक हो जाएंगे। बट जैसे-जैसे समय बीतता गया और जब हम डॉक्टर के पास गए तो बोले कि यहाँ पे इसका इलाज नहीं गया में, तो उसके बाद हमें दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली जाने के बाद हमें सफदरजंग एक हॉस्पिटल है, उस समय एडमिशन 4 दिन के बाद हमें मिला। तो वहाँ पे एक एम्स था, कभी सफदरजंग कभी एम्स ऐसे जाते थे और 4 दिन के बाद एडमिशन मिलने के बाद हमें बताया गया है कि आपका रीढ़ की हड्डी में चोट लगा है, जिसके कारण से अब ज़िंदगी भर आपको व्हीलचेयर पे रहना पड़ेगा। आपको इतना बड़ा ट्रेनिंग दे देंगे कि आप कोई भी काम लायक बन सकते हैं और घर में जाके आप एक गुमटी खोल के अपना जीवन अच्छे से यापन कर सकते हैं।
तो उस समय जब डॉक्टर ने हमें ऐसा बोले तो हमें एक गुस्सा भी आया कि आप कौन होते हैं बोलने वाले कि हम कभी भी लाइफ में नहीं चल सकते हैं। मगर जैसे-जैसे समय बीतता गया फिर हमें पता चला कि इसका पूरा वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है। तो उसके बाद हमने धीरे-धीरे एक्सेप्ट करना शुरू किए। बट उस बीच में बहुत सारे घटना घटित हुआ जो कि वो बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफलता तो सब लोग देख लिए हैं और वो बताना वो कुछ बड़ी बात नहीं। मगर जो संघर्ष रहा है, उस बीच में क्या-क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वो जानना ज़रूरी है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक ऐसी है, एक हादसा है, ये कोई रोग नहीं है, ये कभी भी किसी के साथ हो सकता है। तो इस जो जर्नी रहा मेरा 1 साल का जो पूरा कष्टमय रहा, तो उसको हम कैसे उसपे धीरे-धीरे हम अपनी कमजोरियों को जो उसको कैसे हम अपने आप को शरीर की जो अपंगता था, जो सुन्न हो चुका था, जो कुछ काम नहीं करता था, गरम-ठंडा का एहसास बिल्कुल नहीं था, उससे हम कैसे अपनी केयर किए और उस बीच में क्या-क्या हमें प्रॉब्लम आया वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अभी भारत में कुछ भी अवेयरनेस नहीं है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद भी हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। तो वही 2011 की बात है, तो उस समय बताया गया कि मेरा इंजरी चोट लगा, आप कभी कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे फैमिली वाले पूरा सोचने लगे कि नहीं इसका इलाज तो होगा ही कुछ न कुछ। तो बहुत सारे हॉस्पिटल गए किसी ने बोला कि इतना पैसा लगेगा, ये रिहैबिलिटेशन लेने के बाद कोई गारंटी नहीं ले रहे थे कि हम चला सकते हैं, बट रिहैबिलिटेशन देने के बाद आप अच्छा फिटनेस हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं, वो अपना काम स्वयं कर सकते हैं। इस सारा चीज़ का कमेंट हमें मिला, बताया गया। बट उस समय पैसा नहीं रहने के कारण हम अदर हॉस्पिटल में भी नहीं जा पाए और उसके बाद हम मेरे मामा जी थे, मामा जी का घर दिल्ली में ही था, उनके पास गए और कुछ समय के बाद पता चला कि राजस्थान में एक आयुर्वेदिक इलाज होता है, जो जिसको हड्डियों में चोट लगता है उसको बैठा देते हैं और उसको इस लायक बना देते हैं कि वो चला सकते हैं। तो हमको भी एक होप आया कि चलो कम से कम ऐसा एक कोई स्थान है जहाँ राजस्थान में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है। तो दिल्ली से हमने राजस्थान की ओर गए। राजस्थान जाने के मतलब बाई कार गए थे, वहाँ जाने के बाद हमें ट्रीटमेंट जो चला, जो एक इस तरीके का ट्रीटमेंट था मसाज टाइप का। हमको बेड पे सुला दिया गया और एक तेल होता है और कुछ उसमें जड़ी-बूटी मिक्स किए हुए थे। मेरा रीढ़ का हड्डी में जस्ट वहाँ पे तेल लगा के मसाज करके 2 आद 2 आदमी एक हाथ को और एक दोनों पैर को खींच के हड्डी को बैठा के उसपे डाल दिए कूट और उसके ऊपर गमछी बाँध के हमको खड़ा कर दिया गया। खड़ा करने के दौरान ही हमको चक्कर आ गया और हम बेहोश हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि गाड़ी में पाया गया। तो इस तरीके का हमारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ और वापस हम दिल्ली आ गए मामा जी के पास। वहाँ पहुँचने के बाद हमें बहुत सारे प्रॉब्लम और भी होना शुरू हो गया क्योंकि मेरा पेशाब पैखाना, मल-मूत्र, त्वचा कुछ भी पता नहीं था। पता नहीं चलता था कैसे कब पेशाब करना है। तो उस समय कैथेटर लगा हुआ था। हर एक कैथेटर को चेंज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, तो चार्जेस गाड़ी को अरेंज करना, गाड़ी से ऑटो में बैठ के जाना डॉक्टर के पास, तो उसका खर्च है। तो इस प्रकार से धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा खर्च होना शुरू हो गया। इसके साथ-साथ उसी समय हमें एक प्रेशर सोर जिसको बोलते हैं बेड सोर एक ही अवस्था में लगातार सोने के कारण प्रेशर पड़ा और वहाँ घाव का रूप ले लिया, जो कि दर्द नहीं होता था इसलिए हम उसपे जितना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो वो एक मेरा प्रेशर सोर हो गया और उसको कैसे ड्रेसिंग करना है, नहीं करना वो कुछ भी मालूम नहीं था जिसके कारण से हमें 5,000 से 6,000 के आस-पास पर डे एवरी मंथ खर्च आता था। इसके साथ-साथ और भी सारे घटनाएँ हुआ कि हम सोए हुए थे, चूहे होते हैं वो आके पैरों में काट लिए, तो इस तरीके का प्रॉब्लम हुआ और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और वो घाव भी ड्रेसिंग चलता रहा। उसके बाद वापस हम घर की ओर आ गए। घर आने के बाद भी हमें कुछ लोग बोले कि आप नदी में गिरे हैं तो शायद जो फल्गु नदी है उसमें शाम का समय था, संध्या का समय था, तो शायद आपको भूत वगैरह पकड़ लिया हो। तो कुछ लोग बोले कि झाड़-फूँक मतलब जैसे लोग मिले, जितने लोग मिले उतना उपदेश देते गए और इस प्रकार से अंधविश्वास इसलिए एक जगह था मैहर, वहाँ हम गए और वहाँ पे हमें एक स बानी और पानी दे के बोला कि जहाँ चोट लगा है कमर में लगाइए, कमर का नीचे का हिस्सा काम करना शुरू कर दिए। तो इस प्रकार से जो लोग जो भी बताते उस अकॉर्डिंग करते थे। ये चीज़ चलता रहा और उसके बाद हमें पता चला सिम सिल्वैर के बारे में 2012 की बात है। जब हम लोग गाँव के एक मेरे भैया हैं उनके साला चेन्नई में रहते थे। उनके थ्रू पता चला और वापस हम लोग पूरा परिवार के साथ ऐजे हमको कहीं भी लेके जाया जाता था, तो ऐजे हमें ज़िंदा लाश की तरह हमें एक ऐसा भी फीलिंग आना शुरू हो गया था कि जैसे
हम जीवित तो हैं मगर एक जिंदे लाश की तरफ पड़े हुए हैं। 4 आदमी उठा रहे हैं, गाड़ी में शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद लेके जा रहे हैं। उसके साथ साथ 2-3 और आदमी रहते थे जो सामान रास्ते का, खाने का, पीने का, ठंड का समय है तो रजाई वगैरह। तो मेरे साथ 6-6 आदमी, 7-7 आदमी जाते थे, प्लस जहाँ पहुंच रहे हैं वहाँ पे कुछ लोग आ जाते थे जो रिलेटिव हैं, जो मेरे गांव के परिवार के जो सदस्य रहते थे उन लोग भी आ जाते थे। और इस प्रकार से हमारा 2012 की बात है। वहाँ जब जाने के बाद सीएमसी भेलोर जब डॉक्टर से मिले तो वो बता दिए कि देखो हमें कुछ ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं होगा, तुमको रिहैबिलिटेशन लेना पड़ेगा। तो हम सोचे थे रिहैबिलिटेशन क्या होता है? तो उन्हें बताया कि एक ट्रेनिंग होता है रिहैबिलिटेशन, मतलब आपका पुनर्वास। आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आपका जो इंजरी हुआ है, आपका जो शरीर जितना क्षति हुआ है, आपका जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेन किया जाएगा कि आप कैसे अपना जीवन को आसानी से अपना काम स्वयं कर सकते हैं, जो दिनचर्या है वो खुद कर सकते हैं। ये हमें बताया गया। उसके बाद वहाँ गए तो एक वहाँ से जो मेन हॉस्पिटल है सीएमसी भेलोर किचन मेडिकल कॉलेज, वहाँ से जस्ट एक बागायाम जगह है, वहाँ पे गए तो वहाँ पे लोगों को देखें कि लोग चल रहे हैं, तो हमें एक होप आया कि चलो यहाँ पे हम आए हैं तो चलेंगे। बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटिंग लिस्ट होने के कारण डॉक्टर ने वहाँ बोल दिया कि आपको वापस 3 महीने के बाद वापस आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो वापस हम घर आ गए। घर आने के बाद भी कुछ लोग बोले कि होम्योपैथिक करवा लो, कुछ लोग बोले आयुर्वेदिक करवा लो। इस प्रकार से अलग-अलग ट्रीटमेंट भी चलता रहा और वहाँ का जो लोकल जो थेरेपिस्ट थे, वो आके उनको पता नहीं था कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होता है। वो लोग सोच रहे थे जो पैरालिसिस हो जाता है, उसी टाइप का कुछ न कुछ इसको प्रॉब्लम होगा। तो उन्होंने हमें एक टेबल पे बैठा के जो उसको एक्सरसाइज करवा रहे थे, तो इस प्रकार से हुआ था। मगर सीएमसी भेलोर में हमें बताया गया था, जो घाव देखे थे कि इसको बोलते हैं प्रेशर सोर, क्योंकि दबाव पड़ने के कारण एक ही जगह वहाँ पे ब्लड संतुलन रुक जाता है और वहाँ पे दबाव जब रिलीज नहीं होता है तो वहाँ पे धीरे-धीरे घाव का रूप ले लेता है। उसको बोलते हैं प्रेशर सोर। तो हो सके तो आप इसको प्रॉपर रूप से ड्रेसिंग कीजिए और आपको इस पे बिल्कुल भी दबाव नहीं डालना है और आपको प्रोटीन खाना है। तो उन्होंने 3 चीज़ बताया था, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है, आपको 2 टाइम ड्रेसिंग करना है और तीसरा प्रोटीन चीज़ खाना है। तो जो भी घर में मिलता है चना, मूँग, दाल, जितने भी दाल का आइटम है, उसमें जो प्रोटीन मिलेगा भरपूर मात्रा में आप वो खाइए, उसके साथ-साथ आप हो सके तो अंडा खाइए। इस प्रकार से हमने वो चीज़ करना शुरू किए और हमारा 2 महीने के बाद प्रेशर सो जो था जिसको घाव, वो पूरी तरह से ठीक हो गया। वापस हम प्लानिंग करने लगे सीएमसी भेलोर जाने का। सीएमसी भेलोर गए और वहाँ जाने के बाद हमने रिहैबिलिटेशन लिए कि अपना काम जैसे अपर बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना, पुशअप करना, बेड टू व्हीलचेयर, व्हीलचेयर टू बेड, व्हीलचेयर टू कमबोर्ड ट्रांसफर। तो इस प्रकार से व्हीलचेयर टू कार ट्रांसफर, व्हीलचेयर टू ऑटो ट्रांसफर, वो सारा चीज़ सिखाया गया। इसके साथ-साथ मेरा लेवल अच्छा था T10 कंप्लीट, तो इसके कारण से हमें ट्राई किया गया स्टैंडिंग कैलिपर के सहारे वॉकिंग करवाया गया। तो वॉकिंग के द्वारा हम चलना शुरू कर दिए। बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद आज हम कैलिपर पे पूरी तरीके से चल पाते हैं। बट जैसे-जैसे उसका हमें उसमें पहनने में समय लगता था, 4 से 5 मिनट लगता था, उसके बाद खड़ा होना, जाना तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो जैसे-जैसे हमें पता चला कि एक व्हीलचेयर जब हम इस्तेमाल किए, तो वॉकिंग प्लस व्हीलचेयर का महत्व पता चला कि हमें समय का बचत होता है व्हीलचेयर से। एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जा सकते हैं, जो कि आप लोग वीडियो में देखें कैसे हम ट्रैक क्रॉस कर रहे हैं। अगर कैलिपर से वॉकिंग करके जाएँगे तो शायद संभव नहीं है। तो इस तरीके का वो हमारा नहीं मिलेगा इधर आने को चैलेंज दिखा इधर इधर नहीं चैलेंज मिलेगा हुआ था। नहीं मिलेगा सॉरी नहीं शायद मिलेगा बैकग्राउंड कैसा से लगा दिन क्या बोला नहीं मिलेगा तो सामान जी नहीं मिलेगा सॉरी। बोल देना नहीं मिलेगा नहीं तो नहीं देना हाँ, इसको सामान तो बोला कुत्ता बोला अंदर से आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपना माइक म्यूट रखें। आप यह जरूर जान लें कि आपका माइक ओपन है या म्यूट है, तो प्लीज उसको म्यूट रखें। थैंक यू सर। सॉरी सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सर आपका शैलेश सर आपका माइक ओके सॉरी या तो थैंक यू। और ये हमने बहुत बीच में बहुत सारे कठिनाई का सामना करना पड़ा और जो कि मेरा फैमिली बैकबोन, जैसे हम बैकबोन टूटने के बाद जब हम 4 पहियों पे निर्भर हो गए थे, 4 दीवारी में कैद हो गए थे, मगर हमारा फैमिली एक बैकबोन की तरह काम किया। आज हम उस पाए जिसमें एज ए समाज का और हमारा फ्रेंड का बहुत सारा सहयोग रहा।
इससे आज इतना हम सक्षम हो पाए कि आज इस काबिल हो पाए कि आज हम लोगों को ट्रेनिंग दे पाए। तो ये संभव परिवार का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, सोसाइटी का सपोर्ट मिला, तभी आज ये इतना सारा चीज हम अचीव कर पा रहे हैं। और हम मानते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर सर एबिलिटी होता है। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। ओके, तो अभी आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आ रही है अभी। थोड़ा सा वेट करिए, आवाज आ रही है धर्मेंद्र जी, थोड़ा सा वेट करिए। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है चलिए। या सॉरी, एक्चुअली शायद कुछ है प्रॉब्लम हो सकता है, नेटवर्क इश्यू। या सो इस प्रकार से मेरा जर्नी रहा, मगर उस बीच में बहुत सारे हमें निगेटिव कमेंट भी मिला था। जो लोग बोलते थे कि बेचारा कितना अच्छा लड़का था, क्योंकि हम घर का एक ही बेटा थे और मेरी मदर बहुत संघर्ष किए थे और मेरी मम्मी के बहुत सपोर्ट रहा। और आज हम माने इस लायक हुए थे 17 साल की एज में, जो हम 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, और सडनली एक्सीडेंट होना और पूरा एक ऐसे काबिल बनने की जिससे कि अब होप आ रहा था कि चलो मेरा बेटा बड़ा हुआ है, अब कुछ काम करेगा, घर का सहारा बनेगा। मगर उस जब चारपाई पे थे, चार दीवारी के अंदर थे, कैद थे, तो लोगों का कमेंट आ गया कि बेचारा कितना तकलीफ में जी रहा है, शायद इससे अच्छा तो इसका मौत हो जाता। तो इस टाइप का भी लोग कमेंट करें, जिससे कि नेगेटिव थॉट आना शुरू हो गया और एक मतलब हम बोल सकते हैं डिप्रेशन में, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आ जाना, इस तरीके का प्रॉब्लम हुआ। मगर जब हम सीएमसी भेलोर में गए थे तो वहां पे हमें एस वैद्यनाथन से मुलाकात हुआ था, जिनके माध्यम से हमें उनके मार्गदर्शन पे आज जो भी हम कर पा रहे हैं, उनका बताया हुआ जो रास्ता है कि शैलेश तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, अपनी क्षमता को पहचानिए, आप एक आने वाले समय में लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जो आपके जैसे जो लोग हैं शायद वो भी एक्टिव हो सकते हैं। तो ये चीज हमें प्रेरणा इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने उनकी जो जर्नी था, वो बहुत पुराने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पर्सन थे और वो उनका एक्सीडेंट हुआ था दरअसल, तो उसके वो भी एडमिट थे और हम भी एडमिट थे। तो उन्होंने हमें 2-3 चीज बोले कि पहला चीज, अगर लाइफ में अगर अच्छा कुछ करना चाहते हो तो लाइफ में कभी भी आपको प्रेशर सोर नहीं होना चाहिए, इसलिए अपना त्वचा का ख्याल बहुत ही जरूरी है, अच्छे से रखना है। तो उनका पहला शब्द यही था कि हर एक 10 मिनट पे आपको पुशअप करना है, जिससे कि आपका जो भी प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, वो खत्म हो सके। क्योंकि अगर एक अच्छी लाइफ जीना है तो हमारा प्रेशर सोर्स सबसे बड़ा शत्रु है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद। तो अपना त्वचा का केयर करना है, एवरीडे स्किन को चेक करना है, जिससे कि आपको कोई प्रेशर सोर ना हो, आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ तक उन्होंने 2012 में बोले थे कि शैलेश बुलाए हमको और बोले कि आप शादी भी कर सकते हैं, आप शादी का भी बारे में सोचिए। तो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद आज वो मैरिज भी कर रहे हैं और एक अच्छी मैरिज लाइफ भी चल रहा है। तो ये चीज संभव है, इंजरी के बाद भी हम जो पहले जैसे अपने जीवन को जीते थे उस प्रकार से अभी भी इस अवस्था में भी जी सकते हैं, शादी कर सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, नाच सकते हैं, जो भी करना है, सामाजिक कार्य कर सकते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, बस सिर्फ हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम अच्छे से सोचेंगे, समझेंगे, अपनी एबिलिटी को पहचानेंगे और उस चीज को करने की प्रयास करेंगे, तो शुरुआती में शायद आपको मुश्किल की सामना करना पड़ सकता है, बट धीरे धीरे आप उस काम को स्वयं आप कर सकते हैं और एक ऐसे लेवल पे आ सकते हैं जिससे कि आप लोगों की लाइफ में एक उम्मीद की किरण जगा सकते हैं, उनके जीवन को एक बता सकते हैं। और हम कोई ऐसा मोटिवेटर नहीं है, जब तक व्यक्ति स्वयं खुद, हमारा काम है मात्र 15% कि आपको ये करना है, इसको प्रॉब्लम होगा तो ऐसे करना है। बाकी 80% जो यूजर हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पर्सन है, उनको अपने आप को मोटिवेट करना है। हाँ, हमें ये चीज सीखना है, हमें पहले छोटी-छोटी गोल बनाना पड़ेगा कि कैसे हम बेड पे सोए हुए हैं, तो हम कैसे बैठ सकते हैं, कैसे हम बेड से व्हीलचेयर पे जा सकते हैं, एक अच्छा व्हीलचेयर लेना पड़ेगा। मगर कहीं न कहीं भारत में अवेयरनेस नहीं रहने के कारण, जागरूकता नहीं रहने के कारण बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और अभी वो भी चार दीवारी के अंदर कैद हैं। और ऐसे हम बहुत सारे लोग से मिले हैं जिनको 18 साल, 20 साल घर में पड़े हुए हैं, चार दीवारी के अंदर कैद हैं। तो हम मानते हैं कि एक छोटी-सी प्रयास शायद किसी की लाइफ चेंज कर सकता है, जो कि आज के समय में सोशल मीडिया, जो आज हम जुड़े हैं कॉल पे, आपके साथ बातचीत कर पा रहे हैं। हम एक ऐसी जगह जो कन्याकुमारी चेन्नई के बीच में एक जगह है शिवगंगे, एक आरोग्य रिहैब सेंटर, यहाँ पे आए हुए हैं। तो इस प्रकार से जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, जो कि जब मेरा इंजरी हुआ था उस समय हम एक जिंदा लाश की तरह थे, 4 लोग उठा के लेके जाते थे। आज हम स्वयं व्हीलचेयर पे एक स्थान से दूसरे स्थान, ट्रेन हो, ऑटो हो, बाइक हो, सारी चीज से जा सकते हैं। तो वो संभव है, बस चैलेंज भी है। तो वो चीज ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही दिक्कत हो जाएगा, उस दौरान बहुत सारे चैलेंज आए, जैसे कि
ट्रेन छूट जाना और ट्रेन में जगह नहीं मिलना, जिसके वजह से हमें बहुत सीट न मिलने के कारण बैठना पड़ा। तो इस प्रकार से हमें 2015 की एक घटना है, जब हम पटना से दिल्ली जा रहे थे, तो हमें जो विकलांग बोगी होता है, उसमें जगह नहीं था, बहुत भीड़ था। तो किसी को बोलते थे, वो लोग सुनते नहीं थे कि ये इसका इस कंडीशन, ये अवस्था है, तो इसको हम दे दें। इस प्रकार से चैलेंज आया था, मगर फिर भी उसको हम बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम बैठ के चले जाएँगे। और हर एक 10 मिनट पे पुशअप लेते हुए हमने दिल्ली पहुँचे, और उसके बाद हम अपना त्वचा का पूरी तरह से केयर किए, देखें, और उसके बाद हम एक दिन पूरा उल्टा सोए, ताकि हमारा प्रेशर जो पड़ा है बटक एरिया पे, वो पूरी तरह से खत्म हो जाए और हमारा त्वचा डैमेज ना हो। तो इस प्रकार से कभी-कभी ऐसे चैलेंज आएँगे, और जिसके कारण से आपको उसका फाइटिंग करना पड़ेगा। जब तक आप घरों से बाहर नहीं निकलेंगे हम लोग, जब तक आपकी चुनौती, आपकी जो ज़रूरत है, और जब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो घरों से बाहर निकलिए, अपनी एबिलिटी को देखिए, लोग कमेंट करेंगे, वो करते रहेंगे। जैसे कि एक छोटा-सा उदाहरण दे रहे हैं कि अगर आप गाँव में देखेंगे, कुछ ऐसे जंतु आ जाएँगे, जैसे एक हाथी। अगर एक हाथी आ जाता है, तो लोग बोलते हैं, देखो हाथी आया, हाथी आया। तो लोग 10 दिन, 15 दिन बोला, अरे हाथी आया। फिर बाद में उनका नज़रिया बदल जाता है। फिर बोलते हैं, अरे वो अच्छा वो हाथी है क्या? उसको देखना छोड़े। तो उसी प्रकार जब आप घरों से बाहर निकलेंगे, तो कुछ दिन बोलेंगे, बेचारा कितना अच्छा लड़का था, ऐसे हो गया, भगवान ने ऐसा किया, शायद अलग-अलग कमेंट करते हैं। कुछ लोग पीछे में कमेंट करते हैं, शायद लगता है ये पिछले जन्म में कुछ पाप किया था। इसका खामियाजा सिर्फ हमें नहीं भुगतना पड़ता है, मेरे साथ-साथ हमारा जो परिवार के लोग होते हैं, उनको भी ताने सुनना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा फैमिली का, जो मेरी सिस्टर थी, उनके मैरिज में भी दिक्कत हुआ कि इसका भाई तो विकलांग है, ये तो चल नहीं सकता है, और ये तो कुछ कर नहीं सकता है, तो इसके घर में कौन मैरिज। तो इस टाइप का फैमिली इश्यू भी आता है, फैमिली प्रॉब्लम भी आता है, समाज का लोग कुछ कमेंट करते हैं, मगर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो कि आपको पुश करते हैं, नहीं आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक पीयर ट्रेनर का रोल हमें तब एहसास हुआ कि एक पीयर ट्रेनर का रोल क्या होता है, कि जो हम अपनी लाइफ में जो हमारा अनुभव है, जो हमारा जर्नी है, अगर हम लोगों के बीच में साझा करते हैं, बताते हैं, जैसे आप वीडियो में देखें कि किस प्रकार से हम अपना काम, जो दिनचर्या का काम है, स्वयं कैसे कर पाते हैं। तो इससे एक मोटिवेशन मिलता है, लोगों को समझ में आता है, जब एक कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके का उनको एक माइंडसेट होता है, और जिसके कारण से उनकी सोचने की तरीका, मानसिकता, नज़रिया बदलता है, और उसके बाद उनका धीरे-धीरे उनके जीवन में नज़ारा आने लगता है, बदलना लगता है। उनका ज़िंदगी का एक अच्छा जीवन का मतलब समझ में आ जाता है कि हमारी शारीरिक चुनौतियों को नहीं देखना है, जो हमारे अंदर जो क्षमता है, प्रतिभा है, उसको देखना है, और उस चीज़ को देखते हुए हम कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है आपका ज़िंदगी जीने का तरीका। तो ये ज़िंदगी जीने का तरीका आपको जब खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, आपको क्या करना है आज? छोटे-छोटे काम खुद से कीजिए, जैसे आप खाना खा सकते हैं, खुद से खाना खाइए। अगर आप नहा सकते हैं तो खुद से नहाइए। अगर आप कुछ भी काम कर सकते हैं, छोटी-छोटी काम कीजिए, जिससे अपने आप को बिज़ी रखिए। जिससे कि आपका वो किसी और पे निर्भर नहीं रह सकते हैं, आपका काम। इसके साथ-साथ आप एक अच्छा व्हीलचेयर लीजिए, एक अच्छी व्हीलचेयर आपका लाइफ़स्टाइल को बदल सकता है, आपका मोबिलिटी अच्छा हो सकता है, आप एक स्थान से दूसरे स्थान में अच्छे जा सकते हैं। एक अच्छा व्हीलचेयर आपका लुक अच्छा हो सकता है। अगर आप घर से बाहर निकलेंगे, एक अच्छी व्हीलचेयर रहेगी, आपकी साइज़ के अनुसार से रहेगा, तो लोगों की मानसिकता बदलेगा, लगेगा क्या बात है। जैसे अगर आप कोई कपड़ा पहने हुए हैं और ये गंदा है, तो लोग बोलेंगे कि ये वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। अगर वही एक खराब व्हीलचेयर पे होगा, कोई भी व्यक्ति अगर एक अच्छा व्यक्ति भी अगर बैठ जाएगा, तो वो भी लगेगा रोगी है। तो एक हमारा जैसे एक जूता लेते हैं, चप्पल लेते हैं या टी-शर्ट लेते हैं, तो अपनी साइज़ के अनुसार से लेते हैं। उसी प्रकार एक अच्छा व्हीलचेयर लेना है, जिससे कि आप उसपे कंफर्टेबल फ़ील कर पाएँ, अच्छे से चला पाएँ, अच्छे से पुशअप ले पाएँ, और जिससे कि अच्छा से आप व्हीलचेयर चलाएँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एक अच्छा व्हीलचेयर नहीं रहेगा तो आपका अदर प्रॉब्लम हो सकता है, शारीरिक में अदर चुनौती का सामना कर पड़ सकता है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ-साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि भारत में यंग लड़के को बहुत स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है, तो वो यंग रहने के कारण पढ़ाई उनका इंजरी होने के बाद रुक जाता है। तो अभी बहुत सारी ऐसे यूनिवर्सिटी है, जैसे एलपीयू लवली यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी जो डिसेबल पर्सन हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, उनको भी वहाँ पे पढ़ाई मिल रहा है। तो इस प्रकार से मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं, जिनको गर्दन से नीचे पूरा पैरालिसिस है। उसी प्रकार चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब सेंटर के बारे में आप लोग ज़िक्र किए हैं और बताएँ। हम वहाँ पे एज़ ए पीयर ट्रेनर के रूप में काम करते हैं। तो वहाँ पे एक दोस्त हैं, उनका नाम है अजय राज, उनका गर्दन से नीचे पूरा शरीर पैरालिसिस है। तो वो मुँह से सिग्नेचर करते हैं और ये दाढ़ी से अपना वो व्हीलचेयर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर चलाते हैं। तो कहीं न कहीं आप अगर किसी भी अवस्था में आप अपने से हाई लेवल जिसको हुआ है इंजरी, उसको देखिए कि उसका हाथ काम नहीं कर रहा है, उसका फिंगर फंक्शन काम नहीं कर रहा है,
वो उसको एक आदमी पे वो निर्भर है 24 आवर्स है, वो व्यक्ति एक अच्छे जीवन जी सकते हैं अपनी एबिलिटी को पहचान के, तो आप लोग क्यों नहीं? तो आपको सोचना है कि आपके अंदर जो शरीर में काम कर रहा है, जितना भी अंग काम करे, उसको कैसे आप इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कि इंडिया के अलग-अलग कोने में, एक गोल्डी हैं जो एक खुद एक ट्रेनर है, क्वाड्रिपैलेजिक को ट्रेनिंग देते हैं, और वो जो क्वाड्रिपैलेजिक आपने फिंगर फंक्शन नहीं होता है, वो कैसे काम करते हैं, वो खुद अ, आपको दिल्ली से चेन्नई अकेले आए हैं फ्लाइट में। तो एक क्वाड्रिपैलेजिक जब एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, तो पैराप्लेजिक क्यों नहीं जा सकते हैं? पैराप्लेजिक का मतलब होता है जिसका पैर काम ना करे, और क्वाड्रिपैलेजिक का मतलब होता है जिसका हाथ और पैर दोनों काम ना करें। उसको पैराप्लेजिक और क्वाड्रिपैलेजिक बोलते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से मेरा जर्नी रहा, और मेरा तो स्टोरी ऑलमोस्ट सारा चीज़ वो बता दी हमने क्या-क्या अचीव किए हैं। तो ये अचीव नहीं, ये हमें मौका मिला, इस अवस्था में शायद हम नहीं आते, तो आज जो हम कार्य कर रहे हैं और जो कि 15 साल से 20 साल से 30 साल से घरों में पड़े हैं, तो हम मानते हैं कि जीवन एक अभिनय है और ये हम अपना अभिनय कर रहे हैं। देखते हैं मूवी में एक काल्पनिक अभिनय चलता है, लोग एक्टिंग करते हैं, इतना एक बना दिया जाता है अच्छे से कि लोग रोज आते हैं। मगर अगर हम लोग की अगर जर्नी देखेंगे, अगर एक अच्छे से मूवी बनाया जाएगा प्लानिंग करके, म्यूजिक, धुन, तो एक आप लोग भी रो पड़ेंगे बहुत सारे लोग। तो आवश्यकता है कि जब एक एक चीज़ और है कि अगर हम लोग इस अवस्था में एक अच्छे काम कर सकते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आज के समय में डिप्रेशन में चले जाते हैं, एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं, उनको ब्रेकअप हो गया, तो उस प्रकार से वो सुसाइड करने के स्टेज में आ जाते हैं। तो इस तरीके के चैलेंज आता है। मगर अचीव आप तभी कर सकते हैं जब अपने लाइफ़ को, अपना शरीर को आप उस काबिल बना सकते हैं, ठीक है ना? तो सक्सेस तभी मिल सकता है जब अपनी एबिलिटी को पहचानना है और जो भी काम कर सकते हैं। बहुत आज है मौका कि आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, आप अच्छा प्रैक्टिस कीजिए, आप स्विमिंग कर सकते हैं, मैराथन कर सकते हैं, जो कि हम आज फुल मैराथन कर चुके हैं। एक एक दिन में ये संभव नहीं हुआ, एक जर्नी है। अगर 2011 और 12 के बीच में देखें तो 1 साल में हम जिंदे लाश की तरफ पड़े हुए थे और हम कुछ नहीं, हम मेरे अंदर होप भी खत्म हो गया था लोगों की कमेंट से। मगर जब वो चीज़ रिहैबिलिटेशन लिए, जब हमें पता चला कि आपको इस अवस्था में आप वापस सोसाइटी में जा सकते हैं, समाज में जा सकते हैं, समाज में एक सामाजिक कार्य भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने गाँव में एक मेरा गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ जाके हमने लोगों को जागरूक किए, बताएँ, बच्चे को ट्यूशन देते थे भी, स्कूल में जाके पढ़ाते थे। प्लस इसके साथ-साथ समाज में जो गाँव में मंदिर था, देवी स्थान था, इस प्रकार से सामाजिक काम में भी भागी लेते थे। इसके साथ-साथ हमने गाँव में, मेरा बिजली नहीं था, मेरा जन्म से पहले बिजली नहीं था। मेरा दोस्त यार मिल के, पूरा ग्रामीण लोग मिल के एक अभियान चलाएँ, जागरूक किए, और हमने जिससे मिला था, जो भी पदाधिकारी है, जो भी वहाँ के लोग हैं, उनसे मिले और हमने गाँव में मेरा लाइट 2016 में आया। तो एक छोटा-सा प्रयास जब हम मिल के कर सकते हैं, तो कहीं न कहीं समाज में आपकी छोटी-सी प्रयास, सिर्फ़ हमारी प्रयास नहीं, हमारे साथ जो भी हमारा परिवार रहते हैं, हमारे समाज के जो लोग रहते हैं, अगर उनकी सपोर्ट मिलेगी और हम जब पहल करेंगे, तो शायद आने वाले समय में लोग सुनेंगे और उस पहल को ऊपर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, और उसके बाद हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर एक अच्छी व्हीलचेयर चाहिए तो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको रैंप बना देते हैं। बहुत सारी जगह ऐसे गए हैं मूवी देखने के लिए, वहाँ पे रैंप नहीं था, वहाँ पे एक्सेसिबल टॉयलेट नहीं था, तो हमारे अनुसार से उन लोगों ने मॉडिफिकेशन किए। मगर वो कब होगा? जब हम घरों से बाहर निकलेंगे, तभी ये संभव हो सकता है। सो सो होप आप लोग समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग हमसे प्रश्न कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू। यस सर, मैं गुड आफ्टरनून सर, मैं नागेंद्र कुमार राठौर। नागेंद्र जी, थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, अभी हम लोग प्रश्न पूछेंगे आगे के सेशन में। थैंक यू शैलेश जी। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये चंद लाइनें आपके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती हैं, और हम सभी के लिए ये एक ऐसे विचार हैं, ऐसी लाइनें हैं कि जिन्हें हमें अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। निश्चित ही आपने कहा जैसे कि अगर व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसकी मनः स्थिति, उसकी मानसिक स्थिति इतनी मजबूत होनी चाहिए, उसके उसके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। रास्ते में बाधाएं आएंगी, रास्ते में समस्याएं आएंगी, लेकिन उन समस्याओं का डटकर सामना करना है, उन बाधाओं का डटकर सामना करना है, और निश्चित ही उन बाधाओं के बाद, उन समस्याओं के बाद एक ऐसी स्थिति सामने आएगी जो हमें सफलता का सूरज दिखाई देगा, और उस सफलता के सूरज को जैसे ही हम प्राप्त करेंगे, हमारा उत्साह एकदम से ऊपर हो जाएगा,
और हम इतने उत्साहित हो जाएंगे कि हम पुरानी जो हमारी परेशानियां हैं, जो बाधाएं हैं, उनको भूल जाएंगे। निश्चित ही शैलेश सर, आप एक रोल मॉडल हैं, आप एक मेंटर हैं, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और आपने जिस तरीके से अपनी बातों को कहा, निश्चित ही हम सभी लोग उन बातों से ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं, और आप जैसे व्यक्ति को यहाँ पाकर हम सभी लोग अपने आप में ऊर्जान्वित हो रहे हैं। थैंक यू। अब मैं आगे के सेशन में हमारे साथ उपस्थित आदरणीय अमित सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए, और अगर कोई प्रश्न है तो वो उन प्रश्नों के उत्तर आदरणीय शैलेश जी से लें, जिससे कि हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं उनके जो भी प्रश्न है उनका उत्तर उन्हें मिल सके। एक प्रश्न हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, नरेश मनाल सर ने पूछा है कि शैलेश जी, एक व्हीलचेयर बाउंड मैन एंड वुमेन कौन कौन से गेम खेल सकते हैं और किस लेवल तक जा सकते हैं? अमित सर प्लीज आप आगे लीजिएगा। हाँ विकास सर, थैंक यू सर। सेम क्वेश्चन है सर, विकास सर ने रिपीट कर लिया उसको कि एक व्हीलचेयर बाउंड पेशेंट कौन कौन से गेम को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में और कौन कौन से गेम खेल सकते हैं इजीली। जितने भी गेम है पैरा, बहुत सारे गेम है जो आप खेल सकते हैं। जो भी पैरा, जो भी आज के समय में सब कुछ संभव है। जैसे आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं, आप टेबल टेनिस हो गया, लॉन्ग स्विमिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे गेम है जो भी पैरालंपिक गेम है, उसमें सभी सारा गेम खेला जा सकता है। आप व्हीलचेयर रग्बी खेल सकते हैं, बास्केटबॉल खेल सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं। तो आपको डिस्कस करना है कि आप क्या खेलना चाहते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग आपका तैयारी करना पड़ेगा। आप एक रेसर बनना चाहते हैं तो उसका एक अलग सा डाइट प्लान होगा, उसके अलग से एक ट्रेनिंग होगा। तो शॉर्ट फुट करना चाहते हैं तो उसकी एक अलग सा एक्सरसाइज होगा, उसके लिए आपको एक हैं, हमारे टीम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आपको बताएंगे कि कैसे किस प्रकार से आप गेम क्या क्या खेल सकते हैं। यहाँ पे एक चैट में शायद डाले हैं क्या क्या गेम खेल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ जो भी आप गेम खेलना चाहते हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, चैट बॉक्स में हम डाल देंगे। तो आप वहां से आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी गेम खेलना चाहते हैं, हमारे फील्ड में ऐसे लोग हैं जो कि आपको गेम के बारे में बता सकते हैं। अगर स्विमिंग करना चाहते हैं तो एक हमारा दोस्त है शमशालम, जो इंटरनेशनल स्विमर हैं, और वो एक अच्छा लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, स्विमिंग कैंप भी लगाते हैं इंडिया के अलग अलग कोनों में। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारा जो द स्पाइनल फाउंडेशन है, आप उसके वहां पे जाके भी आप कभी भी जो भी आप गेम स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं या कुछ भी संबंधित आप जानकारी चाहते हैं कि एक यूजर क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, तो कभी भी वहां पे हमारी टीम है जो प्रॉपर रूप से आपको बताएंगे कि आप इस गेम को खेलेंगे तो ऐसे बंदे से कनेक्ट करा देंगे जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रेनिंग देंगे, बताएंगे क्या क्या कर सकते हैं। तो ये अभी लॉकडाउन के समय एक अच्छा मौका है। आप घर में रह के आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए, एक बॉल लीजिए, उससे भी आप खेल सकते हैं। एक चेयर पे बैठ के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक दोस्ती कीजिए, आप क्या खेलना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप उसको सोचिए, समझिए उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपको क्या फिटनेस का ख्याल रखना है, कैसे डाइट प्लान क्या करना है, वो सारे प्लान कीजिए। जब भी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम उसको ऊपर आपको कोशिश करेंगे ऐसे व्यक्ति से संपर्क करवाएं जिससे कि आपको छोटी छोटी जानकारियां मिले जिससे आप स्पोर्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शैलेश सर, बहुत बहुत अपने मोटिवेशन। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर। ठीक है सर, ठीक है। हाँ सर, एक क्वेश्चन सर मेरा क्वेश्चन है सर। सर जो क्वेश्चन है आप प्लीज एक बार चैट बॉक्स से क्वेश्चन मैं फिनिश कर लूँ तो फिर आपको मैं कॉल करूंगा। सर एक मतलब पार्टिसिपेंट जानना चाहते हैं कि इतने टेंशन के बावजूद भी अपने आप को कैसे मोटिवेट रख सकते हैं, क्या ऐसा टेक्निक है जिससे हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं? ओके, या इसका मेरा जवाब उल्टा होगा, ठीक है ना, मगर हम बहुत सारे लोग को देखते हैं। हम अपना अनुभव का शेयर बता, किसी और का लाइफ का क्या है क्या नहीं है वो हमको पता नहीं, बहुत अच्छा अगर हम अपना लाइफ के बारे में बताएंगे कि जब हम मोटिवेशन मतलब क्या हो सकता है, एक ऐसी चीज जब खुश रहते हैं तो लोग कुछ करते हैं या कुछ करना चाहते हैं, एक पॉजिटिव थिंकिंग आता है कि नहीं चलो आज कुछ करेंगे, आज कुछ खाने का मन कर रहा है, इस तरीके का विचार आता है। तो वो खुशी, हैप्पीनेस, तो वो बोलता है कि चलो आज खुश है तो आज लगता है ये बंदा खुश है, इस तरीके। तो मेरा मगर उल्टा था, अगर हम खुश रहते थे तो आराम से सोते थे, आराम से मोबाइल देखते थे, चैट करते थे, और मगर हम जब दुखी होते थे तो हम कोशिश करते थे कि हम इस अवस्था में तो क्यों नहीं हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो हम जब दुखी होते थे तो हम व्हीलचेयर ज्यादा चलाना, एक्सरसाइज करना, तो बहुत सारी ऐसी चीज दुख के समय में हम क्रोधित होके भी हम अपना संयम खो देते थे, जिसके कारण से
बहुत सारा हादसा ऐसा हुआ मगर उससे बचे। तो पहला जरूरी है कि अपने मन पे काबू पाना, कि आप सोचिए आपको जन्म हुआ है तो क्यों हुआ, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में। आप सोचिए हर एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति सब मिले हैं जो पूरी तरीके से आप चार दीवारी में कैद, 18 साल के बाद 15 साल के बाद निकले हैं बाहर। अजी ऐसे बीच में हमारे एक हैं नालंदा के रहने वाले इम्तियाज हैं, वो 15 साल के बाद हमारे संपर्क में आए फेसबुक सोशल मीडिया के थ्रू, और उन्होंने 15 साल के बाद आज उनको बताएं, उनको अंदर वो क्षमता था, बट कहीं न कहीं जो कहते हैं ना, एक कहावत है, एक हाथी होता है, अगर उसको बचपन से बांध दिया जाता है किसी में, तो वो अपनी क्षमता को तोड़ नहीं पाता है, वो अपनी क्षमता को भूल जाता है कि हम उस खुट्टे को तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार हर एक व्यक्ति के अंदर वो क्षमता होता है कहीं न कहीं, मगर कहीं न कहीं वो क्षमता को बता कि एक ऐसी माहौल है, एक अवेयरनेस नहीं, जागरूकता नहीं है। लोग ये भी सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करने के बाद भी हमारा एबिलिटी धीरे-धीरे कम होता चला था। अगर आप एक सिंपल सा उदाहरण लेंगे, ये मेरा राइट हैंड है, अगर राइट हैंड से हम ज़्यादा काम करते हैं, तो मेरा राइट हैंड बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सकता है, लेफ्ट हैंड की अपेक्षा। उसी प्रकार से कोई भी चीज़ को आप करना चाहेंगे, करेंगे तो होगा, जब उसकी सफलता मिलेगा, तो आप सक्सेसफुल होंगे। तो कोई भी कार्य करेंगे, अब उसकी धीरे-धीरे उसमें चीज़ में जो रास्ता है ना चलने में आएगा, तो उसमें आपको बहुत सारे उतार-चढ़ाव आएँगे। मगर आपका गोल होना चाहिए कि हमें ये काम करना है, तो यहाँ पहुँचना है, तो उस बीच में जो भी आएगा, जैसे आप मेरा ट्रेन का देख रहे हैं, वीडियो देखे थे कि हम कैसे चलें, और एक भारत का जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहाँ पे रैंप नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, फिर भी हमने ट्रैक में कैसे क्रॉस करके हमें चला, क्योंकि हमें जाना था। हमें दिल्ली से जाना था बिहार, हमें दिल्ली से जाना था चेन्नई, तो हमने सोचे, समझे और उसको किए। तो रास्ते में वो सारी चीज़ बाधाएँ आए, हम गिरे, उठे, फिर चले। तो इस प्रकार से हमें करना पड़ेगा, तभी हम चुनौतियों का सामना करते हुए एक सफलता पर पहुँच सकते हैं और एक हम सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हैं। सक्सेसफुल व्यक्ति मतलब एक अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन को जीना। थैंक यू सो मच सर, काफी सर अच्छा सेशन रहा। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर, मुझे मौका चाहिए। हाँ सर, आइए। सर जी को सर बहुत आपने अच्छा दिखाया मुझे, और मैं भी दोनों पैर से दिव्यांग हूँ, व्हील चेयर यूजर हूँ सर। तो आपका मोटिवेशन मेरे लिए खासकर बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि आपने जिस तरह से व्हील चेयर का मतलब प्रदर्शन किया, अपना एबिलिटी दिखाया, उसके लिए मुझ में मतलब ये तो था कि मैं व्हील चेयर चलाता था, लेकिन मैं बैकग्राउंड में नहीं चला जाता। जैसे आपने सीढ़ियों के पीछे को चलाया है व्हील चेयर, तो उस समय मेरा बैलेंस नहीं, मतलब कभी स्कीमा ही नहीं बना, माइंड सेट नहीं हुआ कि मैं इस तरह से भी व्हील चेयर को चला सकता हूँ, किसी के ना सहारे के मैं अपने इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ। बहुत सारी जगह मैं इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ, लेकिन सर आप सीढ़ियों में पीछे को बैक अपना बॉडी बैलेंस बना के, ये मेरा स्कीमा बना है। इसके पहले सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये स्कीमा आपने कहीं देखा था या आप स्वयं इस ट्राई किया, उसके बाद में? मेरा तो माइंडसेट आज बदला है आपको देखकर सर। थैंक यू, हो गया। तो ये चीज़ जैसे आप बोल रहे हैं कि यहाँ आपने अच्छा लगा देख के, तो कहीं न कहीं हम भी किसी से सीखे हैं। तो ये चीज़ होता है कि कोई भी सीख के नहीं आता है, इसके लिए हमें सीखना पड़ता है। तो एक कहानी है 2015 की बात है, हम एक स्कीप हाउस था जहाँ पे क्वाड्रिप्लेजी को ट्रेनिंग करते हैं, जिनका नाम है गोल्डी, वहाँ पे हम गए थे। तो वहाँ पे हम आपको 2 साल तक हम बिल्कुल व्हीलचेयर इस्तेमाल करते नहीं थे, हमको मन में यही था कि हमको चलना है, चलना है, चलना है, बस यही थिंकिंग था। और हम सारा काम खुद से स्वयं व्हीलचेयर कैलिपर पे चलते थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप मेरा गया से चेन्नई हमने कैलिपर पे चल के आए, 2014 की बात है, ठीक है। जब हम 2014 में अकेले गए तो हम कैलिपर पहनते थे, उसको पहनना, खड़ा रहना, एक डर भी था कि बैठेंगे तो कहीं प्रेशर तो ना हो जाए, इस तरीके के डर था। मगर जैसे-जैसे जर्नी चलता गया, तो फिर धीरे-धीरे हमें पता चल गया कि एक व्हीलचेयर लेना ज़रूरी है। जी, व्हीलचेयर हम इस्तेमाल करना शुरू किए हैं 2015 में, और उसके बाद हम मैराथन उसी में किए थे। और ऐसे बीच-बीच में करते थे, मगर कंटिन्यू व्हीलचेयर का प्रैक्टिस नहीं करते थे। 2014 में हमने फुल मैराथन किए, व्हीलचेयर पे मेरे पास व्हीलचेयर स्किल नहीं था, सिर्फ व्हीलचेयर चलाना है। वो सारी चीज़ करते थे। मगर एक एडवांस व्हीलचेयर स्किल आपको किसी और पे निर्भर नहीं रह सकते, मगर उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। वो ट्रेनिंग के लिए आपको एक कैंप होता है या बहुत सारे रिहैब सेंटर हैं, आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पे आप एक ट्रेनर, हम एक खुद एक व्हीलचेयर स्किल ट्रेनर हैं, आपको सिखा सकते हैं। उसके लिए मेन होता है बैलेंस करना, ठीक है ना? जो कि हम 2015 में मेरा दोस्त है एक सुभाष, तो उसका भाई का नाम है गजेंद्र नेगी, वो भी क्वाड्रिप्लेजिक है और वो भी एक व्हीलचेयर स्किल ट्रेनर है, साथ में गोल्डी उनके साथ काम करते हैं। तो उनका भाई सुभाष है, एबल बॉडी है। तो उन्होंने हमें हम बोले कि अरे यार हमको भी सीखना है व्हीलचेयर स्किल। तो बोला ठीक है चलो व्हीलचेयर स्किल हम सिखाते हैं।
तो हमको व्हीलिंग करना नहीं आता था, व्हीलचेयर को कैसे उठाना है, कैसे कंट्रोल करना है, और हम बार बार गिर जाते थे। तो उसके बाद हमें सुभाष से बोले और बोला ठीक है, तो आधा घंटा कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के बाद हम व्हीलचेयर कंट्रोल करना सीखे। तो मेन होता है स्टेप, आप व्हीलचेयर को कंट्रोल कीजिए, इतना कंट्रोल हो जाए कि आप व्हीलचेयर को नचाए, ना कि व्हीलचेयर आपको नचाए। अगर ये कंट्रोल आ जाएगा, उसके बाद आप स्टेप से जंप करना, स्टेप से उतरना, चढ़ना, सीढ़ियां चढ़ना, वो सारा चीज बैलेंसिंग, आपका शरीर, हाथ का पोजीशन, वो सारा चीज मायने रखता है एक अच्छी कंट्रोल करने के लिए। या सर एक क्वेश्चन और है सर, अच्छी व्हीलचेयर की आपने बात किया, मेरे तो मतलब व्हीलचेयर मैंने 2-3 देखा है ऐसे चला के, तो मतलब जो एलिम्को कंपनी देता है वो व्हीलचेयर में सेटिस्फाइड नहीं है। आपकी व्हीलचेयर में भी मैंने देखा ये मतलब बहुत अच्छी एक्टिव है, तो इस पे बॉडी बैलेंस बनाना बहुत आसान है और बहुत मतलब एनर्जी ज्यादा नहीं लगती है। बहुत सारी व्हीलचेयर ऐसी होती है इसमें एनर्जी ज्यादा लगती है, तो सर ऐसी हल्की व्हीलचेयर मुझे कैसे प्रोवाइड हो सकती है सर? बहुत सारी कंपनी है जो भारत में जो व्हीलचेयर अभी देता है, जैसे आप मोटिवेशन हो गया, इन्वा केयर हो गया, फोर्जा फ्रीडम 5000 हो गया। एक अभी IIT मद्रास में व्हीलचेयर डेवलप किए हैं, स्टैंडिंग व्हीलचेयर भी आया है। इसके साथ साथ एक न्यू मोशन एक कंपनी है, वहाँ पे वो व्हीलचेयर मिलता है, जो हमारा अभी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो न्यू मोशन कंपनी का व्हीलचेयर है। और उस व्हीलचेयर, उस प्रोजेक्ट में हम लगभग 2 सालों से मतलब काम किए हैं, 2 साल पहले काम किए थे, 2018-17 में हम काम किए हैं। आज वो व्हीलचेयर पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। आज वो कहीं भी आप हम कस्टमर केयर का नंबर सेंड कर देंगे, और शायद हम रिक्वेस्ट करेंगे, कोई मेरे फ्रेंड हैं वो मेरा नंबर डाल देंगे वहाँ पे, शैलेश कुमार मेरा नंबर, तो वो आप वहाँ से नंबर ले लीजिए चैट बॉक्स से, और हम जो भी आपको चाहिए व्हीलचेयर, एक अच्छा व्हीलचेयर कैसे ले सकते हैं, बहुत सारे कंपनियां हैं जो कि अच्छी व्हीलचेयर बना रहा है। और देखा जाए भारत में यही दुर्भाग्य की बात है कि एक अच्छी व्हीलचेयर नहीं है। अब अगर फॉरेन का उदाहरण देखें तो हम भारत से 50 साल आगे हमारा अदर कंट्री में है, और भारत में एक अच्छी व्हीलचेयर नहीं है। तो आवश्यकता है कि हमारे अकॉर्डिंग अगर व्हीलचेयर होगा तो आपका मोबिलिटी अच्छा हो जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, अच्छा कंट्रोल बना सकते हैं, कम जगह मिलेगा, कम स्पेस मिलेगा, आर्मरेस्ट हाइट कम मिलेगा, प्रॉपर साइज का मिलेगा, आपका लुक अच्छा होगा। अगर आपका आई किसी से बात करेंगे तो सिर्फ आपका आई कांटेक्ट जाएगा। अगर एक खराब व्हीलचेयर रहेगा तो एक डब्बा जैसा, उसमें बैठेंगे तो कोई भी व्यक्ति बैठेगा तो एक रोगी जैसा लगेगा। तो एक अच्छी व्हीलचेयर हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा हमको मोटिवेशन दिया, आपके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू शैलेश सर। एक प्रश्न हमारे बीच में है। अमित सर, क्या प्रश्न पूछ सकता हूँ मैं? हाँ सर। हाँ, शैलेश सर, एक प्रश्न है कि जो व्हीलचेयर मैराथन में अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसको कैसे अप्रोच करना है और उसको कैसे कैसे तैयारी करनी है, थोड़ा सा हमें बताने की कृपा करिए। जी देखिए, व्हीलचेयर चलाना सबसे अच्छा चीज है। आप व्हीलचेयर चलाने से बहुत सारे फायदे हैं। पहला तो आपका एक एरोबिक एक्सरसाइज हो जाएगा, पूरा बॉडी का एक्सरसाइज होगा, आपका रिस्ट होगा, आपका एल्बो का हो जाएगा, आपका नेक का हो जाएगा, आपका शोल्डर का हो जाएगा, आपका कमर का हो जाएगा, एक एरोबिक एक्सरसाइज हो जाएगा। व्हीलचेयर से चलाने के साथ साथ आपका हार्ट अच्छा काम करेगा, जिससे कि आपका ब्लड संतुलन अच्छा रहेगा। तो एक व्हीलचेयर एक अच्छा एक्सरसाइज है। आप कोशिश कीजिए उसको चलाना शुरू कीजिए, शुरुआत में थोड़ा सा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, एक ऐसे लेवल पे लेके आ जाइए कि लगातार आप 1 घंटा चला पाएं, और जिससे कि आपका पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा। और इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण है कि आप घर से बाहर निकलेंगे तो एक अवेयरनेस आएगा, एक जागरूकता फैलेगा, इसको क्या हुआ, ये व्हीलचेयर में बैठा हुआ है, आपसे लोग बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें रास्ते में जाने के बाद बहुत सारे लोग से मुलाकात हुआ, उनकी रिलेटिव वालों से, कि आप व्हीलचेयर चलाते हैं, आपको क्या हुआ है? तो हम बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था 2011 में, रीढ़ की हड्डी में चोट लग गया है, जिसके कारण से मेरा शरीर अपंग हो गया है। तो वो बताएं कि आप एक व्हीलचेयर कहाँ से मिला? आप तो हम सोचे कि ये व्हीलचेयर बैठ के आप सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं। एक इससे अगर एक अच्छा व्हीलचेयर आता है तो सोसाइटी की मानसिकता भी बदलता है, वो भी सोचते अरे हम भी ऐसा लेके बैठ के जा सकते हैं। तो ये व्हीलचेयर पे आना, देखिए जो भी हादसा होता है हो जाएगा, और व्हीलचेयर पे आना ये कहीं न कहीं एक ऐसी अवस्था आएगा जब हर एक लोग व्हीलचेयर पे आ सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति को जन्म होता है तो कहीं न कहीं वो रेंग भी नहीं सकता है, और कहीं न कहीं एक ऐसी अवस्था आएगा 80-90 साल जब हमें व्हीलचेयर की सहारा लेना पड़ेगा। तो एक व्हीलचेयर एक अच्छा ज़रूरी है, चाहे वो बुजुर्ग हो जाएँ, चाहे वो व्हीलचेयर यूज़र हो, चाहे पोलियो से संबंधित हो, चाहे एम्पुटी हो, चाहे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो, उनके अनुसार एक अच्छा व्हीलचेयर मिलेगा, तो उनकी जो जीवन जीने का जो तरीका है आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, और वो एक कॉन्फिडेंस फीलिंग करेंगे। इसके साथ-साथ सोसाइटी की जो देखने की नज़रिया होगा, वो भी बदलेगा। तो एक अच्छी व्हीलचेयर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर। सर, अगला प्रश्न मेरा ये है कि जैसे हर किसी व्यक्ति के लिए डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, इस तरीके की प्रिपरेशन, इस तरीके की तैयारी करने के लिए, तो क्या डाइट हमको एप्रोप्रिएट लेनी चाहिए? थोड़ा सा
उस पर भी प्रकाश डालिए। जी बहुत अच्छा सवाल है। और ये डाइट देखिए, आप जब वर्कआउट करेंगे तो आपको तो खान पान चाहिए ही चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे जैसे अगर हम मेरा ओपिनियन देंगे तो हम डाइट कुछ फॉलो नहीं करते हैं, जो कि करना चाहिए। क्योंकि मेरा जो ट्रैवल रहता है, हम पूरा घूमते रहते हैं, पूरा ऑल इंडिया क्रॉस इंडिया घूमते रहते हैं। आज यहाँ मीटिंग करना है, वहाँ जाना है, इस सेंटर जाना है। तो इस प्रकार से हमेरा रहता है। तो हमारा डाइट का मतलब होता है कि आप जो भी खा सकते हैं, जैसे प्रोटीन अच्छा लीजिए, आपको हर एक चीज जो भी आप खाना है, जो भी खाना खा रहे हैं, तो तरह तरह का जो भी आपके आसपास में जो फल फ्रूट्स है, लोकल सीजन में जो भी मिलता है उसको भरपूर मात्रा में खाइए, ठीक है ना। तो जो भी मौसम के अनुसार आपका वहाँ का जो मौसम के अनुसार जो भी मिल रहा है चीज, खाने का चीज वो लेंगे तो आपका बॉडी को जो भी आवश्यकता है वो पूरा मिलते रहेगा। इसमें आपका प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है, प्रोटीन ले सकते हैं। बाकी आप फाइबर जो भी है वो खा सकते हैं। इसके साथ आप पानी प्रॉपर रूप से पीजिए। आप नारियल पानी पी सकते हैं अगर कुछ वर्कआउट कर रहे हैं तो। कुछ एनर्जी के लिए आप ये सिंपल सा मतलब लेमन जूस ले सकते हैं, विटामिन सी अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से कोकोनट जूस पी सकते हैं, या जो भी फ्रूट्स है उसका जूस ले सकते हैं। फल खाइए, कुछ जो भी है एक प्लान बना के जो घर में मिलता है उससे आप खा सकते हैं। आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी सोच है। अगर आप सोच लिए ना तो वो आपको कर गुजर सकते हैं। और हमारा यही सबसे बड़ा ताकत है कि हम बिना प्रैक्टिस किए हुए, और हमने 42 किलोमीटर किए थे 2014 में, जो कि जो गवर्नमेंट का जो आती है ट्राई साइकिल वो चला रहे थे। मात्र 5 किलोमीटर गए, उसके बाद मेरा ट्राई साइकिल पलट गया क्योंकि मेरा ट्रंक बैलेंस नहीं है। एक साइड गए और व्हीलचेयर मेरा टर्निंग जब ये टर्न वहां पलट गया। फिर भी हमने शिफ्ट हुए व्हीलचेयर पे और उसके बाद भी हमने कंप्लीट किए हैं। तो आपकी मन की शक्ति आपको उस जो आप करना चाहते हो तो पहुंच सकता है, मगर डाइट भी इसके साथ साथ बहुत जरूरी है। सर सर एक प्रश्न और है कि मान लिया कि हम लोग व्हील चेयर यूज करते हैं तो आप भी आपसे मेरा ये सवाल है कि अगर हमारी व्हील चेयर खराब हो जाए तो हम उसका मेंटेनेंस कैसे करें अपने आप ही, तो थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताइए प्लीज। जी ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कि हर एक व्यक्ति स्पाइनल कोड इंजरी होने के बाद हमारा बहुत सारा तरीका बदल जाता है। जैसे कि हम अपना पेशाब पैखाना टाइम टू टाइम करते हैं, जाना ज्यादा चिल्ली चीज खा सकते हैं, ये कर सकते हैं। उसी प्रकार एक व्हीलचेयर भी है। अगर आप व्हीलचेयर है तो आप जैसे अपनी बॉडी को केयर करते हैं, तो आपका एक व्हीलचेयर है, आपका एक बॉडी को इसी प्रकार से आप सर्विसिंग कर सकते हैं। जैसे कैस्टल व्हील पे ज्यादा प्रॉब्लम आता है, आप चलाते हैं तो उसमें जो बैरिंग होता है, छोटा बैरिंग, उसमें थोड़ा सा बाल वगैरह या कुछ छोटे छोटे धागे अटक जाते हैं, जिसके कारण से वो हार्ड हो जाता है। जो पैराप्लेजिक ताकत हो तो वो ताकत से चला लेते हैं, मगर एक क्वाड्रिप्लेजिक जिसका हाथ में कम ताकत है तो उनके लिए दिक्कत। तो व्हीलचेयर का एक सर्विसिंग करना है। आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं, जैसे आप नहाते हैं, तेल लगाते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं, प्रेस करके बाल संवारते हैं, उसी प्रकार व्हीलचेयर को भी क्लीन करना है, सर्विसिंग करना है। 15 दिन भी कर सकते हैं। कैस्टल बिन में मोस्टली प्रॉब्लम होगा। बाकी पानी से बचाना है, ठीक है ना। अगर आप जा रहे हैं नहाने के लिए तो आप एक पास एक ही व्हीलचेयर, तो कोशिश कीजिए उस पर टॉवल या फिर जो वाटर प्रूफ कपड़ा हो वो डाल दें सीट पे हो। और एक अच्छा व्हीलचेयर के साथ साथ एक अच्छा कुशन भी होना जरूरी है, जिससे कि आपका जो प्रेशर हो बटक पे वो ना पड़े। एक अच्छा कुशन के साथ एक अच्छा व्हीलचेयर हो। और व्हीलचेयर के साथ साथ हमारा व्हीलचेयर का सर्विसिंग अच्छे से करना है, जैसे खास करके कैस्टल व्हील और बाकी जो भी पानी से बचाना, धूप से बचाना। जैसे आप शरीर को कष्ट होता है उसी प्रकार का आपको सोचना है कि व्हीलचेयर हमारा एक शरीर का एक पार्ट बन चुका है, तो शरीर का भी व्हीलचेयर का भी केयर उसी तरीके से करना है। थैंक यू सर। अमित सर कोई और प्रश्न है क्या? समय के अभाव में तो एक प्रश्न है सर। एक 8 साल का बच्चा है, लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि वो व्हीलचेयर बाउंड है